हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सिविल इंडिया कांटो में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई चल रही हो आप सभी की, है ना? और जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था मैथ का, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारी क्लास में 90 क्वेश्चंस में हम सॉल्व करने वाले हैं, बट हमने आपको सिर्फ 62 क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाए थे। उसके बाद क्लास रुक गई थी। ठीक है, तो भाई आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन लेने आने वाला हूँ। 27-28 क्वेश्चन जो है वो हमारे रह गए थे। तो इस क्लास में मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो हमारे क्वेश्चंस पिछली क्लास में छूट गए या रह गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 63। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये डेसिमल टॉपिक का क्वेश्चन है। 547.527 अपॉन 0.0082, इसका वैल्यू बोला गया एक्स है। और ऐसा ही एक मान हमसे देखो पूछा भी जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर बस पॉइंट हटाकर ही वैल्यू पूछा जा रहा है, तो क्यों ना हम एक काम करें, यहां से पॉइंट हटाने को ट्राई करें। ध्यान से देखोगे तो यहाँ ऊपर की तरफ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, नीचे 4 नंबर है। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, तो ऊपर भी 4 हो जाएंगे, नीचे भी 4 हो जाएंगे। अगर ये 4 नंबर बराबर बराबर हो जाएंगे तो हम पॉइंट आराम से हटा सकते हैं। अब देखा जाए तो ऊपर आ चुका है 547.527। अच्छा, जीरो को मैं गुणा 10 लिख दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं। और बटे में 82 आ ही रहा है, बराबर में आ रहा है एक्स। अच्छा, हमको यहाँ पर यही वैल्यू देखो पूछा भी जा रहा है। 547.527 अपॉन 82, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो 10 यहाँ बटे में आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा बोलो? इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 1/10, यानी x/10। तो x/10 हमें एक ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, लेकिन हम आराम से कर सकते थे। और ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हमारे एग्जाम्स में आते हैं। इसलिए देखो, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस का आइडिया लेकर आप और भी बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अगला वाला क्वेश्चन आपके लगा देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारी क्लास का, ये रहा। हाँ, 0.827 इंटू 0.827, बीच में लगा है माइनस, 0.12173 इंटू 0.173 अपॉन में 654, ऐसे लिखा हुआ। तो भाई अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये नंबर 2 बार गुणा हुआ है। 2 बार गुणा हुआ है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि 0.827 का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस ये बेसिकली 0.173 का होल स्क्वायर लिखा है। बोलो भाई, ऐसे लिख सकते हैं? अपॉन जो लिखा है वो वैसे लिखा रहने दीजिए। अब आप मुझे बताओ, क्या आप सभी ने ऐसा कोई फॉर्मूला सुना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? अब बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा, अगले ब्रैकेट है भैया ए माइनस बी आएगा। ये फॉर्मूला सुना है आप सभी ने? हाँ जी, वेरी गुड है। तो भाई आप मुझे बताओ, ऊपर अगर आप देखो तो अगर इस 827 को ए मान लें, 173 को बी मान लें, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो इस चीज को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 0.827 प्लस 173 माने ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिखेंगे 0.827 माइनस 173। ठीक है, और अपॉन में जो नंबर आने वाला है 0.647। ऐसे ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को प्लस करा दूं, अगर बेटा मैं इन दोनों नंबरों को प्लस करता हूं तो पॉइंट नहीं, ये आएगा 1.000, और गुणा में इसको माइनस करने पर 0.647 आ जाएगा, और डिवाइड में भी 0.647 ही लिखा है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारा आंसर मिलेगा 1। और 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां से टिक करवा सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का जवाब निकल आएगा, और बहुत आसानी से आंसर लगा सकते हो। आप देखोगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हुआ है। इस फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना बेटा, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर, और क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लगा रहा हूं यहाँ पर। ये क्वेश्चन एक एक नियम पर बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा एक एक नियम पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक एक नियम आप समझते हो ना, जो हम लोग हर बार करते ही हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक्चुअली ये फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड है, या बोल सकते हैं एक ही नंबर बेस्ड है। लिख रहा है एक पेंसिल का मूल्य ₹2.5।
अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें, अच्छा ये 1.5 दर्जन कितना होता है पहले बताओ। 1 दर्जन का मतलब 12, आधा मतलब 6, तो 1.5 मतलब हो गया 18 पेंसिलें। कर दिए, समझ आ गया। खरीदता है और दुकानदार 100 रुपए का नोट, दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। बताओ कितने पैसे वापस मिलेंगे। ओके, जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो भाई आप मुझे बताओ, अगर एक पेंसिल जो है वो 2.5 रुपए की मिलती है, मतलब 2.5 रुपए की, तो हमने कितनी खरीदी, 18 पेंसिलें। तो अगर एक पेंसिल 2.5 रुपए की है तो 18 पेंसिल कितने रुपए की होंगी, 18 में 2.5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 25 का गुणा करोगे तो ये कहीं ना कहीं बच्चे हमारे हिसाब से 450 बार डिवाइड जाएगा हमें, नहीं 450, चलो कोई बात नहीं, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 25 अट्ठे 200 का जीरो आएगा, 20 कैरी आएगा, 25 एकम 2520 45। हाँ, एक अंक में पॉइंट भी लगेगा। इसका मतलब 45 रुपए की पेंसिलें उसने खरीदी है। 18 पेंसिलें 45 रुपए की पड़ी। अब जब 18 पेंसिलें 45 की पड़ी हैं, अब व्यक्ति ने 100 रुपए का नोट दिया है। मुझे बताओ 100 रुपए में से 45 की पेंसिल ही होंगी, तो वापस कितने मिलेंगे भैया, वापस मिलेंगे 55 रुपए। 100 में से 45 घटा दोगे तो 55 रुपए उसे वापस मिल जाएंगे। यही पूछा जा रहा है, कितने रुपए वापस मिलेंगे। बात समझ रहे हो। एक पेंसिल अगर 2.5 रुपए की है तो 18 पेंसिलें कितने रुपए की होगी। यहां से हमने गुणा करा लिया और गुणा करने के बाद फिर 100 रुपए के नोट में से 45 रुपए माइनस कर दिए तो 55 रुपए का नोट हमें वापस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन का जवाब निकलता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ओके है, चलिए मैं आगे चल रहा हूं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 भी कुछ ऐसा ही वाला है। लिखा है 5 पेंसिलों का जो मूल्य है वो 3 सही 3/4 रुपए। एक काम कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, 5 पेंसिलों का जो मूल्य है वो 3 सही 3/4 को थोड़ा सा आपको सही कराना होगा। तो 3 3/4 को सही कराओगे तो 4 3 12 और 3 15/4, यानी 15/4 रुपए की 5 पेंसिलें। अगर 5 पेंसिलें 15/4 रुपए की हैं तो 2 पेंसिलें कितने रुपए की होंगी, ये पूछा जा रहा है। देख रहे हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं एक एक नियम। चैप्टर का नाम कहा जाए तो उसको एक एक नियम कहा जाता है, लेकिन बेसिकली हम जो लगाते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो अगर 5 पेंसिलें इतने रुपए की है तो 2 पेंसिलें कितने रुपए की होंगी, हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, माने 15/4 में 2 से गुणा होगा, 5 से भाग होगा, कुछ ऐसा कहानी आएगा। अब थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं भाई। तो 5 से 15 कटेगा 3 बार और 2 4 को काट देगा 2 बार। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा हमारा, 3/2 रुपए। 3/2 रुपए। ऑप्शन चेक करिए तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी में लिखा है 3/2 रुपए, और ये हमारे क्वेश्चन की बात निकल आई। ठीक है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजीली आप चीजों को हैंडल करवा सकते हो, बहुत इजीली हैंडल करवा सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। और हमारे एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन ही आते हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि ये जो कुछ शीट अभी मैं करा रहा हूँ, ये इसमें ज्यादातर क्वेश्चन प्राइमरी लेवल के। ठीक है, फिर मैं इसको धीरे धीरे आगे लेकर जाऊंगा तो आपको फिर मैं इसमें सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल जो वीडियो है ये फिलहाल प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए। ओके है, आइए आइए मैं लेके चलता हूँ आपको एक और क्वेश्चन की तरफ। देखो ज्योमेट्री वाली बात यहाँ पर चल रही है। ज्योमेट्री में पूछा गया है संलग्न चित्र में कोण ए का मान कितना। अच्छा, अगर आप थोड़ा बात को ध्यान से समझें, अगर आप इस नीचे वाले ट्राइंगल को देखें, ओ बी सी ट्राइंगल को दिख रहा है, ओबीसी ट्राइंगल में ये वाला कोण 108 डिग्री है, ये एक्स है और ये वाई है, ऊपर भी वाई है और ये एक्स है। आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ये ओबी लाइन आप मिला रहे हो, ओबी लाइन एंगल बाइसेक्टर लाइन है, कोणीय अर्धक, याद आ रहा है। अगर ये लाइन कोणीय अर्धक है, एंगल बाइसेक्टर है, या फिर अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ पर एक लाइन है ओसी, ओसी भी कोणीय अर्धक लाइन है। अगर ये ओ बी और ओसी कोणीय अर्धक लाइन है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ये ओ है, ओ यहाँ पर बनने वाला केंद्र अंतः केंद्र है। आप याद करो, मैंने आपको 4 तरह के केंद्र पढ़ाए थे, और अंतः केंद्र में आपने पढ़ा था कि अंतः केंद्र जो होता है वो कोणीय अर्धकों से बनता है। तो कोणीय अर्धकों से अगर ये अंतः केंद्र बना है तो आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, एंगल बीओसी। क्या फॉर्मूला था, 90 प्लस
एंगल ए बाई 2, शायद आपको याद होगा। तो अगर कभी भी ये अंतः केंद्र बनता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जबकि हमें इस क्वेश्चन में एंगल बीओसी मतलब इसका मान दिया है 108, 90 प्लस एंगल ए का वैल्यू पूछा है। बस सॉल्व कराइए आप। अब 90 इधर आके घटेगा, 108 में से 90 घट जाएगा उधर जाके, और बराबर में बने रहेगा ए बाई 2। आप बताओ 108 में से घटाओगे तो कितना बनेगा, 18 बराबर ए बाई 2। तो यहां से 2 गुणा हो जाएगा। ए का मान कितना बन गया बोलो, 36 डिग्री। बेटा ए का मान बन गया 36 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आप मुझे बताओ क्या आपको ये 3 बातें याद है? क्या आप सभी को यहाँ पर ये 3 फिगर मैंने पढ़ाए थे, क्या आप सभी को यहाँ पर ये 3 फिगर याद है? मैं फिर से याद दिलाता हूँ, अगर याद नहीं है तो। अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। यहाँ पर 3 ट्रायंगल मैंने आपको क्लास में याद करवाए थे या सिखाए थे, और इन तीनों में तीनों ही जो त्रिभुज है ये ए बी सी है, ए बी और सी। ठीक है, ये वाला भी ए बी सी ही ले रहे त्रिभुज है, ये वाला भी ए बी सी। ठीक है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अगर यहाँ एक केंद्र बनता है, लंब केंद्र, अगर यहाँ जो केंद्र बना हुआ है वो लंब केंद्र है, तो लंब केंद्र होने पर एंगल बीओसी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, या आपने ये ऐसे नहीं पढ़ा था, आपने ऐसे पढ़ा था कि एंगल बीओसी और एंगल ए, इन दोनों का सम 180 हो जाता है अगर ये लंब केंद्र होगा। यहाँ पर एक केंद्र हमने बताया था, अगर ये केंद्र अंतः केंद्र हो जा रहा है, अगर ये केंद्र कौन सा हो जा रहा है भैया, अंतः केंद्र हो जा रहा है, तो अंतः केंद्र पर एंगल बीओसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर अगर जो केंद्र है, अब वो केंद्र हो जाए परिकेंद्र, केंद्र हो जाए बेटा अगर परिकेंद्र, तो परिकेंद्र पर बना हुआ कोण जो होता है एंगल बीओसी, वो ऊपर वाले कोण का डबल बनता है कोण ए। ये 3 तरह की लैंग्वेजेस मैंने आपको क्लास में समझाई है, सिखाई है। ठीक है, 3 तरह की लैंग्वेजेस हैं जो मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाई है अच्छे से। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो कॉपी के अंदर। लंब केंद्र होगा तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः केंद्र होगा तो एंगल बीओसी जो होगा वो 90 प्लस ए बाई 2 होगा, और परिकेंद्र होगा तो एंगल बीओसी जो है वो 2 टाइम्स एंगल ए होगा। ठीक है, अरे समझ पा रहे हो? हाँ जी, तो यही तक बातें हैं, मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण 18 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। याद करो मैंने आपको बहुभुज टॉपिक पढ़ाया है, और बहुभुज में भुजाओं की संख्या का एक फॉर्मूला पढ़ाया था। नंबर ऑफ भुजाएं का फॉर्मूला था 360 डिग्री बटे बाह्यकोण, 360 डिग्री बटे बाह्यकोण। ठीक है, तो भाई यहां से अगर एन बराबर हम पढ़े तो यहाँ पर 360 डिग्री बटे बाह्यकोण, अब बाह्यकोण का मान सवाल ने 18 डिग्री बताया, सीधे लिखवा के आंसर आ जाएगा आपका 20, यानी उस बहुभुज की भुजाएं 20 है, उस बहुभुज की भुजाएं 20 है। सभी को बहुभुज के बारे में याद आ रहा है क्या? मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर सभी अंतः कोणों का योग निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर हर एक अंतः कोण निकालना होगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n कर देते हैं, है ना। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हर एक बाह्य कोण निकालने के लिए, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 बटे n करते हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लगाया तो यही वाला फॉर्मूला अभी बताया मैंने, इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ भुजाएं इजीली पता करवा लेंगे। ठीक है, चलिए। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग देखो अभी पूछा गया। अब पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालना हो तो भैया सभी अंतः कोणों का योग निकालने का एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, n-2 इंटू 180 डिग्री। एक तो एक फॉर्मूला बताया था, इसके अलावा मैंने आपको टेबल भी बनवाई थी जिसमें पंचभुज के अंतः कोणों का योग मैंने डायरेक्ट निकाल कर लिखा था। ठीक है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला याद रखो। अगर सभी अंतः कोणों का योग पूछेगा तो फॉर्मूला बनेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पर n का वैल्यू 5 लिख दोगे, 5 - 2 इंटू 180
मतलब 5 में से 2 घटेगा, 3 गुणा 180, आंसर बनेगा 540 डिग्री। पंचभुज के सभी कोणों का जो योग होता है बेटा, वो होता है ऑप्शन डी, मतलब 540 डिग्री। पंचभुज के सभी कोणों का जो योग है वो है 540 डिग्री। ठीक है, ये देखो बात बन गई हमारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाऊं मैं इसी स्पीड के साथ। सब सही चल रहा है, समझ आ रहा है? ठीक है, कमेंट में जरूर लिखते रहिएगा अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है या कोई समस्या है या कुछ और बताना चाह रहे हो तो जरूर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 में लिख रहा है एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण से 3 गुना है। तो कोण क्या है? इस सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या इस सवाल को आप चाहो तो एक्स मानकर भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहले मैं ऑप्शन से करके दिखाऊं। समझो, जैसे अगर मैं ऑप्शन लूं 50, मैंने कहा एक ऑप्शन 50 है। अब 50 का कोटि पूरक कितना होगा? किसी भी कोण का कोटि पूरक कोण निकालने के लिए, किसी भी कोण का कोटि पूरक कोण निकालने के लिए उसे 90 में से घटाते हैं, यानी 50 का कोटि पूरक बनेगा 40। ठीक है, और इसी 50 का समपूरक जो बनेगा, इसी 50 का समपूरक, अच्छा समपूरक कोण का मतलब हो गया 180 में से घटा दो। अगर मैं 180 में से 50 को घटा दूं तो बेटा ये निकलेगा 130। अब समपूरक कोण क्या उसके कोटि पूरक कोण से 3 गुना हो रहा है? नहीं हो रहा है, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, आइए ऑप्शन बी में 40 को ले लेते हैं। 40 का कोटि पूरक 90 में से घटाओ, 50 आ गया। 40 का समपूरक 180 में से घटाओ, 160 आ गया। नहीं, 140 आ गया। क्या 140 50 का 3 गुना है? नहीं है, क्योंकि हमारे सवाल में लिखा है संपूरक कोण कोटि पूरक कोण का 3 गुना होना चाहिए। बेटा ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम ले लेंगे 45 डिग्री को, 45 को ले लें। अगर हम 45 को ले लें तो मुझे बताओ 45 का कोटि पूरक तो 45 ही होगा, क्योंकि 90 में से घटाया जाएगा। और इसका जो समपूरक होगा वो 180 में से घटाया जाएगा, 135 होगा। अब संपूरक कोण जो है वो कोटि पूरक कोण से 3 गुना है। देखो, इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, तो ये हम लगा। देखो, जो ये तरीका आपने समझा ये हम लोग ऑप्शन से कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते, देखो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर जवाब बन गया। बट अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ना करें, ठीक है, ध्यान समझिएगा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक्स लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर कोई एंगल एक्स ले लेते हैं, ध्यान से देखो। अगर हम एंगल को एक्स ले लें तो इसका जो कोटि पूरक कोण होगा वो 90 माइनस एक्स होगा, और इसका जो सम पूरक कोण होगा वो 180 माइनस एक्स होगा। अब हमें एक बात कहा जा रहा है कि संपूरक कोण का जो मान है उसके कोटि पूरक कोण के मान का 3 गुना है। तो संपूरक कोण का मान तो ये है, ये उसके कोटि पूरक कोण के मान के 3 गुना के बराबर है। ऐसे संपूरक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण के मान के 3 गुना के बराबर है। बराबर करा आपने, 180 माइनस एक्स बराबर में ये गुणा करेगा तो बेटा बन जाएगा 270 माइनस 3x। अब माइनस 3x इधर जाके आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा। प्लस 3x और माइनस एक्स घटेगा तो 2x आएगा, और 180 उधर जाके घट जाएगा तो 90 आ जाएगा। यहां से हम लोग x का मान 45 डिग्री ला सकते हैं। एक तो ये तरीका है। ठीक है, तो तरीका नंबर 1 जो है वो ऑप्शन से लगा सकते हो। तरीका नंबर 2 जो है वो हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आपको समझ आने चाहिए, दोनों मेथड आपको पकड़ होनी चाहिए, जिससे अगर कोई भी मेथड आप उस टाइम पे क्लिक कर जाए तो आप आंसर दे सकते। ठीक है, चले यहां से आगे। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 71 पर आप। कोटि पूरक कोणों के बीच का जो अंतर है वो 40 डिग्री होना चाहिए। देखो, अगर अगर एक्चुअल एंगल के बीच में 40 डिग्री का एंगल होगा तो कोटि पूरक कोणों के बीच में भी 40 डिग्री का एंगल होगा। समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं यहां पर देखूं 65 और 35, तो 65
और 35, 65 का कोटि पूरक, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री, दोनों कोण हुए। हाँ ठीक है, तो अगर मैं 35, एक्चुअली क्वेश्चन सही से लिखा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। 65 को का अगर मैं कोटि पूरक निकालू 90 में से घटाकर तो 25 डिग्री आएगा, और इसका कोटि पूरक निकालेंगे तो 55 डिग्री आएगा। देखो इनके बीच में अंतर 30 का आ रहा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर 30 का है ना। तो अगर एक्चुअल कोणों के बीच में अंतर 30 डिग्री का होगा, तो कोटि पूरक कोणों के बीच में अंतर भी 30 ही डिग्री का होगा, क्योंकि वो तो 90 में से दोनों घटाकर आए नहीं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बता सकते हैं, 65 और 35 में 40 का अंतर नहीं है, माने ये नहीं होगा। 70 और 30 में 40 का अंतर है, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन देखो 25 और 65 में भी 40 का अंतर है, ओके। 70 और 110, यहाँ भी 40 का अंतर है, यहाँ तो मामला फंस गया। अभी दो कोटि पूरक कोणों के अंतर, डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री, टू एंगल विल बी। तो इसका आंसर बेटा हमारे साथ बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी नहीं होगा क्योंकि 90 में से 110 नहीं घटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी और सी में से दोनों ही हो सकते हैं। अब एक बार देख लेना कि बेसिकली क्या है कहानी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। आइए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सवाल सर्किल पर बेस्ड है, और सर्किल वाले कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको क्लासेस में कराए हैं। इसको यहाँ पे समझ लो कि बेसिकली कहना ये चाहता है कि मेरे पास एक जीवा है, इस तरह से मान ले रहे हैं, जो केंद्र से, यहाँ पर केंद्र मान लिया हमने, केंद्र से 6 दूरी पर है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये केंद्र है तो अगर मैं ऐसे मिलाऊंगा तो ये त्रिज्या हो जाएगी, और ये लंबाई 10 बताई गई है। और मैंने आपसे हर बार कहा है कि यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम बनेगी, पाइथागोरस यानी कि ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये 6 है, ये 10 है, तो आपने ट्रिपल पढ़ा होगा 6, 8 और 10 का। अगर ये लंबाई 6 है, ये लंबाई 10 है, तो बताओ ये लंबाई 8 हो जाएगी। और अगर ये लंबाई 8 होगी तो फिर ये वाली भी 8 हो जाएगी। इसका मतलब पूरी जीवा की लंबाई 8 + 8 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो बात समझ पाए ना इस क्वेश्चन में। भैया इस बात को पहले तो आप समझो कि बेसिकली कहानी क्या है। ये कहना चाहता है कि हमारे पास केंद्र से 6 दूरी पर एक जीवा है, और केंद्र की जो त्रिज्या है ये वो 10 है। तो आपको मैंने कहा था ना, केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे हाफ हाफ में काट देगा, और 90 डिग्री मिलाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हम यहाँ पे ट्रिपलेट लगा सकते हैं, तो ये 8 होगी, ये 8 होगी, पूरी जीवा की लंबाई 16 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72 आंसर हो जाएगा 16। आइए 73 पर आते हैं। 10 दिनों में मिनटों की जो संख्या होगी निम्नलिखित में से घंटों में से सेकंडों की संख्या के कितने घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर है। ठीक है, हम एक काम करेंगे, पहले तो 10 दिन को मिनटों में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग 10 दिनों को मिनट में, भाई आप मुझे बताओ एक दिन में, एक दिन में होते हैं 24 घंटा। एक काम करते हैं, हाँ, एक दिन में होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो 10 दिन में होंगे 240 घंटे। 10 दिन में कितने घंटे होंगे? 240 घंटे। और एक घंटे में होता है 60 मिनट, तो 240 घंटों में कितने मिनट होंगे? 60 से गुणा हो जाएगा, 24 × 144, 14,400 मिनट बनने चाहिए। 14,400 मिनट बन है। अब 10 दिनों में इतने मिनट होते हैं, 10 दिनों में इतने मिनट होते हैं, तो कितने घंटों में इतने ही सेकंड बनेंगे। तो आपको क्या करना है, सारे घंटों को सेकंड बनाना है। अब सेकंड बनाने के लिए आपको अच्छे से पता है कि घंटे को पहले बनाना पड़ता है मिनट, फिर बनाना पड़ता है सेकंड, 2 बार 60 से गुणा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पहले वाले में गुणा करूं मैं सेकंड बनाने के लिए, 6 × 36 दूना
7200 नहीं बात बनेगी। तो 7200 नहीं बनना तो 3 से भी नहीं बनेगी, 4 से देखते हैं। 4 घंटे को पहले मिनट बनाया, फिर सेकंड बनाया, तो यहाँ से 6 का 36, 36 चौके 144, यानी ये देखो बन गई। 4 घंटों में इतने सेकंड है और 10 दिनों में इतने ही मिनट है। तो कितने दिनों में मिनटों की जो संख्या आ रही है वो उतने ही, वो कितने घंटों में उतने ही जो संख्या सेकंडों की आएगी। तो ये संख्या बराबर किस ऑप्शन से हो पा रही है? ये संख्या बराबर ऑप्शन नंबर सी से हो पा रही है। संख्या यहाँ पर बराबर ऑप्शन नंबर सी से हो पा रही है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। ओके, 73 नंबर के बाद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74। 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है? ये तो बड़ा आसान है भाई, आप सभी को एक बात अच्छे से पता होगी। अगर कोई घड़ी 1 मिनट चलती है तो वो 6 डिग्री का एंगल घूमती है। मिनट वाली सुई, 1 मिनट, ओ जस्ट अ मिनट। यहाँ पर दो बातें हैं भाई, इसको अभी भी बिल्कुल भी मैं रब कर दे रहा हूँ। हाँ, तो भाई एक तो यहाँ पर मिनट की सुई होती है, एक तो यहाँ पर मिनट की सुई होती है, और एक होती है घंटे की सुई। मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ, है ना। तो एक मिनट की सुई है और एक घंटे की सुई है। ध्यान से देखो, जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल चलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो हम पहले मिनट का निकाल लेते हैं। 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो बताइए 30 मिनट में कितना डिग्री एंगल चलेगी? यहां से आंसर बनता 6 गुणा 30 मतलब 180। ठीक है। घंटे की जो सुई होती है, ये घंटे के सुई के बारे में आप चाहो तो नोट कर लेना, 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री कोण। 1 मिनट में आधा डिग्री कोण घंटे वाली सुई, जैसे 1 मिनट होगा ना तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री कोण चलेगी। तो बताओ 30 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी घंटे वाली सुई? हो जाएगा 30 गुणा 1/2, यानी 15 डिग्री कोण। ये देखो कहानी है। तो अगर घंटे की सुई के बारे में पूछा जा रहा है, तो घंटे वाले सुई 30 मिनट में 15 डिग्री कोण बनाएगी। हमारा आंसर जो लगेगा वो 15 डिग्री लगेगा। इसका आंसर 180 डिग्री मत लगाना। तो अगर मिनट की सुई के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर लगेगा 180। अगर ये घंटे के सुई के बारे में पूछेगा तो आंसर लगेगा 15 डिग्री। ठीक है, ये समझ पा रहे हो? इतना बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई। बढ़िया। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ। 75। एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इसमें 12 लीटर 500 ml पानी काम में लेने के बाद शेष पानी जो बचा उसे 25 डब्बों में भरा गया है, तो हर डिब्बे में कितना कितना पानी भरा जाएगा? ओके, काम करते हैं। 400 लीटर मेरे पास पानी है, तो 400 लीटर पानी है, 400 लीटर, ठीक है। इसमें से 12 लीटर 500 ml जो पानी है वो यूज कर लिया गया, तो बचा कितना पानी? बचा कितना पानी ये देख लो। बच्चे आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, 400 लीटर जो लिखा है ना, 400 लीटर को, इस 400 लीटर को एक काम कर लेते हैं, ऐसे लिख लें। 400 को मैं थोड़ा सा दिमाग चला रहा हूं, और मैं यहाँ पर 399 लीटर ऐसे लिख लेते हैं, और जो 1 लीटर में अलग किया ना वो उसको 1000 ml ऐसे लिख लेते हैं। या अगर ऐसा थोड़ा टफ लग रहा है, मुझे लग रहा है आप ये नहीं समझ पाओगे, तो एक काम करते हैं, फिर ऐसा ना करके हम सबको ना ml बना लेते हैं, ml। सबको बना लो ml में। ml कैसे? 400 लीटर, 1 लीटर में होता है 1000 ml, तो 3 जीरो और बढ़ा दो, और 12 लीटर 500 ml को हो गया 12500। अब आप माइनस करो, ये यूज हो गया, इतना पानी यूज हो गया, तो जीरो जीरो यहाँ पर 5 आ गया, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ गया। इतना बचा पानी है हमारे पास। अब ये जो पानी बचा, इसे हमने 25 डिब्बों में बराबर बराबर भरा है। इसे इसे बेटा हमने 25 डिब्बों में बराबर बराबर भरा है,
तो बताइए हर डिब्बे में कितना कितना पानी आएगा, तो 25 का भाग लगा दो। इतना पानी था मेरे पास 387500, इसे 25 बराबर डिब्बों में भरा गया है, तो हर डिब्बे में कितना कितना भरोगे, 25 का भाग लगा देते हैं। भाई देखो मैं 25 का भाग लगा लेता हूं। अब बताओ 25 से पहले तो कटेगा 25 से कम 25, 13 बचेगा, 137 हो जाएगा, 137। अब 25 पंजे 125, बचेगा 12, 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125 00 ml, माने हर बर्तन में इतना पानी आएगा। मतलब बर्तन की जो क्षमता है 15 लीटर 500 ml की है। जो बर्तन की क्षमता है ये 15 लीटर 500 ml, हर बर्तन 15 लीटर 500 ml का है। ऐसे समझ सकते हो? बोलो भाई। ठीक है, चलिए यहां से आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप कितना होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज समझते हो सभी लोग? समबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सब भुजाएं बराबर हो। अगर इस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होंगी तो इसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी को याद है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था √3/4 × a², और यही मान सवाल ने बताया 16√2। क्षेत्रफल का मान सवाल ने दिया है, इसका मतलब √3/4 × a² का डायरेक्ट वैल्यू बताया गया 16√2। अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कराने को ट्राई करें तो मेरे भैया √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, a² बराबर होगा 16 चौके 64। तो बताओ a बराबर कितना बनेगा, 8। अब अगर भुजा 8 बन गई तो परिमाप कितना होगा? परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी 8 + 8 + 8 24। यहाँ पर भुजा की लंबाई 8, इसका मतलब इसका परिमाप कितना बनेगा बोलो, 24। इसका परिमाप बन जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाएं 8 8 8 है, तो परिमाप हो गया हमारा 24। सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस आप छोटा सा, मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूं, एग्जाम में जाने से पहले फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। फॉर्मूला याद नहीं करके जाओगे फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। वहां पर आसान से आसान सवाल भी छोड़कर आना पड़ेगा आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे फॉर्मूलाज है, इन्हें याद कर लो एग्जाम में जाने से पहले। बस इतनी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँ। ठीक है, आइए आइए ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई कर दिया गया, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? भैया मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अच्छा याद करो, मैंने वृत्त के बारे में आपको एक बात बताई है। वृत्त के बारे में मैंने आपसे कहा था कि त्रिज्या बोले, व्यास बोले, परिधि बोले, इन सब में चेंजमेंट एक जैसा होता है। हाँ बोलो। क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देते हैं, ये सब याद आ रहा है आपको? ऐसे ही यहां पर कहानी है, वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई कर दिया। मुझे बताओ 4 पाई से 8 पाई कर दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं वृत्त की परिधि को आपने 2 गुना कर दिया? अगर आपने वृत्त की परिधि को 2 गुना किया है तो व्यास 2 गुना हुआ होगा और त्रिज्या भी 2 गुना हुई होगी। लेकिन हमसे ये सब नहीं पूछा है, हमसे पूछा है क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 गुना। क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ये बात बन गई, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। बहुत इजीली हम लोग बात बना सकते हैं, कोई ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं। ठीक है, आइए अब 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी, तो मुझे बताओ वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बताइए। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, 2πr होता है। 2 × पाई बताइए 22/7, आर बताइए 3.5। पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगा सकते हैं। अब 35 दूना 70 साफ साफ कट गया, अब 2 इधर काट देगा,
यानी आंसर क्या बना, 5 सेंटीमीटर। कोई खास बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बच्चों, फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो फिर ये सब आपसे होगा ही होगा एग्जाम में जाकर। फिर आप छोटे मोटे सवाल भी अगर एग्जाम में आएगा तो वो भी छोड़ कर आ जाओ। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला याद कर लो, क्या ही दिक्कत है बताइए। सिंपल से छोटे मोटे दो चार फॉर्मूले हैं, सीधे फॉर्मूले पर सवाल आता है, कुछ भी घुमा नहीं रहा है, सीधे फॉर्मूले पर सवाल पूछ रहा है। हो जाएगा, बढ़ते जाएं। एक झील की लंबाई चौड़ाई दी है, इसमें इतना घन मीटर पानी आता है। झील की गहराई बताओ। घन मीटर पानी आने का मतलब होगा, मैंने कहा ना, किसी चीज में कुछ भरा होता है तो वो एक्चुअल में उसका आयतन होता है भैया। इसका मतलब सवाल है आयतन दिया है। अब झील की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, मतलब झील घनाभ के आकार की है। और मुझे बताओ, अगर झील हमारे घनाभ के आकार की होगी तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? घनाभ का आयतन का फॉर्मूला पढ़ा है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 40 है, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई कितनी होगी पूछा जा रहा है, बराबर में आयतन जो है वो 1200 है। सॉल्व करेंगे, पहले तो दोनों जीरो काट लेते हैं और फिर 4 से 12 कट गया 3 बार, यहाँ से ऊंचाई निकल आएगी 3 मीटर। बस इतना सही था, 3 मीटर ऊंचाई निकल आएगी, 3 मीटर। सीधे बस सवाल में फॉर्मूला अप्लाई करना था आपको ही समझना। देखो जैसे झील है तो झील में लंबाई होगी, लंबाई ऐसे होगी, चौड़ाई ऐसे होगी और गहराई अंदर तक जाएगी। तो गहराई पूछ रहा है, गहराई मतलब ऊंचाई। ठीक है, गहराई को हम लोग ऊंचाई बोल सकते हैं, तो ये गहराई या ऊंचाई पूछो। ओके बात है, आइए। क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। ठीक है? जरा। आयत और वर्ग के का परिमाप बराबर है। अब वर्ग का परिमाप दिया है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल का दोगुना क्या होगा? ठीक, सवाल थोड़ा सा घुमाने को ट्राई कर रहा है पर हम बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे। ये हमने पहले एक वर्ग बनाया और ये हमने इधर एक आयत बनाया। अरे एक इधर हमने एक आयत बनाया ऐसा। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वर्ग का परिमाप 96 है, परिमाप का मतलब होता है 4a, 4a का वैल्यू 96 है, बताओ a बराबर 24 हो जाएगा, यानी वर्ग की भुजा 24 होगी। अब जब वर्ग की भुजा 24 होगी, हमें सवाल ने बोला है कि आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 4 कम है, मतलब आयत की चौड़ाई 20 है। ऐसा बोल सकते हो क्या? सवाल को ध्यान से पढ़ो। वर्ग का परिमाप 96 है, तो परिमाप 96 होगा तो भुजा 24 हो गई। और जब वर्ग की भुजा 24 हो गई तो बोला गया आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 कम कर दो, तो 20 हो गई। चौड़ाई 20 है, लंबाई लेकिन यहाँ नहीं पता है। लेकिन मुझे एक बात पता है कि परिमाप आयत का भी 96 है। तो मुझे बताओ परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स L+B। देखो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं ध्यान में। अब यहाँ पर 2 का भाग लगा दो तो L+B बराबर हो जाएगा 48, और B हमने निकाल लिया है 20, तो L+20 बराबर 48 होगा। तो यहां से हम लोग लंबाई पता कर सकते हैं। लंबाई बेटा हो गई हमारी 28। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर हमें आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई दोनों में पता चल जाए, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई अगर हमें ये दोनों ही पता चल जाए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करके हम लोग क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत क्षेत्रफल लंबाई 28, चौड़ाई 20। अगर आप सॉल्व करोगे तो 28 दूना 56 होता है, यानी 560 आ गया। 560 आ गया। लेकिन हमको ये नहीं पूछा, हमको कह रहा है आयत के क्षेत्रफल का दोगुना बताओ। तो आयत का क्षेत्रफल 560 आ गया, इसका दोगुना कर दो। 56 दूना 112, यानी 1120। 1120 आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। बात समझ पा रहे हो?
बात समझ पा रहे हो सभी लोग? ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें यहाँ पर वर्ग की भुजा, नहीं वर्ग का परिमाप दिया था, वर्ग का परिमाप से हमने भुजा निकाल ली और उसकी भुजा से हमने आयत का चौड़ाई निकाल दी। दूसरा, जो वर्ग का परिमाप है वही आयत का परिमाप है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगाया, चौड़ाई का रखवा दिया मान, तो लंबाई निकल आई। और जब लंबाई चौड़ाई निकल आई तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल का 2 गुना मान हमसे पूछा जा रहा है, आराम से बता सकते। ओके, चले आगे। तो भाई 80 नंबर क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दे तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। अगर वर्ग का विकर्ण को 2 गुना किया जाएगा तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट पहला वाला लगाएंगे, पहला वाला। वर्ग का विकर्ण 2 गुना किया जाएगा, वर्ग का विकर्ण अगर 2 गुना किया जाएगा तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। 2 सेकंड का क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था। समान मापों के 6 वर्ग का कुल क्षेत्रफल 294 है। अब जरा बताओ, 6 वर्गों का कुल क्षेत्रफल 294 है, इसका मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 6 से भाग लगाना पड़ेगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 6 से भाग लगाना पड़ेगा। कर दो भैया, 6 चौके 24, बचा 5, 54 हो गया, 6 9 54। यानी एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 49, एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 है। और मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, और यही माना गया 49। बताओ वर्ग की भुजा क्या होगी, 7 होगी, और वर्ग की भुजा 7 होगी तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, परिमाप होता है 4a, यानी 4 गुणा 7 तो 28 होगा। परिमाप सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ये यहाँ स्क्वायर गलत लगा है, स्क्वायर होना चाहिए, परिमाप सिर्फ सेंटीमीटर में होता है, यानी वर्ग का परिमाप जो है 28 सेंटीमीटर होना। ऑप्शन ओके। यहाँ पर एक्चुअली सवाल में ऐसे बोला जा रहा है, एक में स्क्वायर लगा है, एक में स्क्वायर नहीं, क्योंकि दो दो ऑप्शन में सेम नंबर है ना। हाँ, तो हम यहाँ पर 28 सेंटीमीटर लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे। 28 सेंटीमीटर वाला आंसर लगाना, सेंटीमीटर स्क्वायर वाला मत लगाना। एक में सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक में सिर्फ सेंटीमीटर है, ये कुछ ऐसे बोला जा रहा है, इन्होंने बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग तरीके से कर दिया है, लेकिन बेसिकली बात यह है। ओके है। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, अब आपको एक बात अच्छे से पता है, यहाँ पर वृत्त के बारे में बात हो रही है। अब वृत्त की परिधि का जो अनुपात है वो 3:1 है, तो बताओ इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा 9:1। परिधि का अनुपात 3:1 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है, क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर हो जाएगा 9:1। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ठीक है, 2 सेकंड का सवाल है, आप सभी को एक बात अच्छे से पता है, वृत्त का परिधि व्यास त्रिज्या एक जैसा होता है, क्षेत्रफल पर पहुंचने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, आइए कुछ सवाल यहाँ पर लास्ट में स्टेटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी पर बेस्ड है। कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, x, x+3, x+5, x+7, x+10, इनका माध्य 9 है, तो अंतिम 3 प्रक्षणों का माध्य क्या होगा, इसके लिए पहले मुझे x का मान निकालना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, माध्य निकालने का तरीका यही होता है कि 3 सभी को जोड़ दो, x+x+3 प्लस x+5 प्लस x+7 और प्लस x+10, और बटे में 1 2 3 4 5 नंबर हैं, और यही माध्य बराबर कर दो। इसको जुड़वा लीजिए, 5x प्लस 5 3 8, 8 7 15, 15 10 25, और बराबर आ गया 45। यहां से 5x इज इक्वल टू
20 मिलेगा। अब देखो तो यहाँ से x का वैल्यू 4 आएगा। जब x का वैल्यू भैया 4 आ जाए, ध्यान से देखना, जब x का वैल्यू 4 आ जाएगा तो 4 रखकर हम यहाँ पर आखिरी के 3 नंबर पता कर सकते हैं। आखिरी के 3 नंबर पता करने के लिए x का मान 4 रख दो, तो 4 + 5 ये 9 हो गया, 7 4 11 हो गया और ये 14 हो गया। अब इन तीनों का माध्य पूछा, इन तीनों का माध्य निकालने के लिए 9 + 11 + 14 बटे 3 करना पड़ेगा। 11 9 20 4 14 44, नहीं 34 में 3 का भाग करोगे तो मेरे ख्याल से आंसर जो आने वाला है ऑप्शन सी आने वाला है, यानी 11 सही 1/3। इसका जो आंसर आने वाला है भैया 11, इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है हमारा 11 1/3। ठीक है। अच्छा 11 1/3 लास्ट ऑप्शन में भी लिखा है। यहाँ पर दो ऑप्शन एक जैसे हैं भाई, यहाँ पे आप मिसप्रिंट है, 11 2/3 होना चाहिए लास्ट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, आइए अब लेकिन लिख रहा है 10 लड़कियां हैं, इनकी ऊंचाई नापी गई इस प्रकार से है, इन लड़कियों का माध्य ऊंचाई कितना हो। अब माध्य ऊंचाई निकालने के लिए हमें सभी को पहले तो जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर गिनकर 10 से भाग लगाना पड़ेगा। सभी को एक काम करते हैं, मैं जोड़ने के लिए ना ऐसे लाइन से लिखता हूँ, 140 148 135 150 128 139। कैसे मैं जोड़ू, मैं ऐसे करके वहीं वहीं के वहीं जोड़ ले भाई, नहीं ऐसे लिख रहे, माध्य निकालने को जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ो। 3 8 3 11 11 5 16 16 16 8 24 24 9 33 33 9 42 42 और 6 48 1 49 और 49 और 2 51 51 का एक ले लिया, 5 कैरी हुआ, 5 कैरी जोड़ो पहले, 5 4 9 9 4 13 13 3 16 16 5 21 21 2 23 23 3 26 26 4 30 4 34 34 5 39 और 39 और 3 42 का 2 ले लिया आपने, 4 कैरी हुआ, 4 और एक 5, 5 एक 6 एक 7 एक 8 एक 9 एक 10 एक 11 एक 12 एक 13 एक 14, 14 आ गया। ये आ गया योग, ये आ गया योग। अब योग के बाद सभी संख्याओं गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग लगाओगे तो माध्य निकल आएगा। तो माध्य निकालने का मतलब यही होता है संख्याओं का योग, संख्याओं की संख्या। आंसर मिलेगा 1,142.1। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 142.1। 85 नंबर सवाल का आंसर बन रहा है 142.1। इन संख्याओं का माध्य। अब माध्य का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, माध्य माध्यिका बहुलक परास वगैरह वगैरह, ये सब अच्छे से आपको पढ़ाया जा चुका है ना। आप बहुत इजीली चीजों को हैंडल करवा सकते हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या लिख रहा है, इनका बहुलक बताओ। अब बहुलक क्या होता है, जो ज्यादा बार आए। बहुलक का मतलब है वो संख्या जो ज्यादा बार आए। अगर आप ध्यान से देखो इन सभी नंबरों में, इन सभी नंबरों में 29 2 बार आ रहा है और 38 भी 2 बार आ रहा है। अरे यार ये सवाल में तो क्या कैसे सवाल बोल रहा है। तो इसका मतलब इसका बहुलक 38 भी है और 29 भी है, तो दोनों आंसर करेक्ट है इसका। इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी भी करेक्ट। याद रखना, अगर कोई दो संख्याएं इक्वल टाइम यानी बराबर टाइम आ जाए तो वो दोनों ही बहुलक है। यहाँ पर 29 भी बहुलक है, 38 भी बहुलक, 29 भी बहुलक है और 38 भी बहुलक। ठीक है, आइए कह रहा है परिसर बताओ। अब परिसर बताने के लिए आपको सबसे छोटा नंबर ज्ञात करना होगा। परिसर के लिए सबसे छोटा नंबर पकड़ो, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है 27, नहीं 23, 23 सबसे छोटा नंबर दिख रहा है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 54। तो सभी को एक बात तो पता ही है, परिसर का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर माइनस में मिनिमम नंबर। मैक्सिमम माइनस मिनिमम को हम लोग परिसर बोलते हैं। मैक्सिमम आ गया 54, मिनिमम आ गया 23, हटा दोगे तो 31 इनका परिसर। इनका परिसर जो है वो 31।
87, है ना। परिसर या परास बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। तो परिसर बोले या परास बोले, इन सबका एक ही मतलब है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, सबसे छोटा नंबर ढूंढो, घटा दो, बस आ गया परिसर। कह रहा है बहुलक बताओ, बहुलक। तो बहुलक के लिए हमें यहाँ पर नंबरों को गिनना पड़ेगा। बहुलक के लिए हमें यहाँ पर नंबर देखने पड़ेंगे, कौन सा नंबर ज्यादा बार आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 23 गिने तो 23 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो 23 जो है वो 6 बार आ रहा है। चेक करो 23 से कम बार भी कोई, ज्यादा बार भी कोई आ रहा है। 22 गिन के देखते हैं, 22 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, नहीं 22 तो 3 ही बार आ रहा है। 21 2 ही बार आ रहा है, 24 2 ही बार आ रहा है, 25 2 ही बार आ रहा है। मतलब बहुलक जो है वो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 23 आ रहा है। 23 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मतलब ए इस सवाल का बहुलक। 23 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मतलब 23 इस सवाल का बहुलक है। बस यही करना था। बहुलक का सिंपल मतलब है कौन सी संख्या ज्यादा बार आई। तो यहाँ पर जो 23 है वो ज्यादा बार आ रहा है, बहुलक हमारा बन गया 23। ओके, आइए आगे। इनमें से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। भाई इसमें परास नहीं होता, याद रखना। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 ही मापे होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापे होती है, कौन कौन सी, माध्य, माध्यिका, बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापे होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। परास इसका जो है ना वो माप नहीं होता। ओके, अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों में से दोनों छोरों के चरम प्रेक्षण को हटाए जाएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन से मापक प्रभावित होंगे। अच्छा, आपको एक बात अच्छे से पता है कि माध्यिका निकालने के लोग यही तो करते हैं, दोनों दफे नंबर घटाते जाते हैं। नंबर 2 दफे हटाते जाओगे, जो बीच में पड़ेगा वो माध्यिका होगा। यानी अगर मैं 2 दफे नंबर हटाऊंगा तो माध्यिका तो बीच में ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माध्य बदल सकता है, बहुलक भी बदल सकता है। तो यहां पर बोला कि कौन से मापक प्रभावित होंगे, तो माध्य प्रभावित होगा और बहुलक प्रभावित होगा, माध्यिका प्रभावित नहीं होगी। तो माध्यिका तो बीच में है, वो बीच का ही रहेगा। लेकिन माध्य, अगर नंबर हट गए तो योग बदल जाएगा, माध्य बदल जाएगा। अगर नंबर हट गया कोई एक तो फिर हो सकता है बहुलक बदल जाए, लेकिन माध्यिका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माध्य और बहुलक पर फर्क पड़ेगा, माध्यिका पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भाई इतना ही क्वेश्चन थे हमारे पास और ये हो गया हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमने यहाँ तक सारे क्वेश्चन कर डाले। अब हमारे यहाँ से जो बात है वो थैंक यू फॉर वॉचिंग वाली आ गई है। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों आप सभी का धन्यवाद है। हम ऐसे ही आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लाते रहेंगे और आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, सभी जो बच्चे हैं अपना अपना जो सेंटर है वो चेक कर लें, कहाँ आपका सेंटर गया है, और अपने सेंटर को का जो भी एड्रेस है वो अपना कमेंट बॉक्स में छोड़े, ताकि अगर वहाँ कोई सुविधा आपके लिए हो सकती है तो जरूर कराई जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों।